नमस्कार। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्थानीय खबर के ऊपर ही हम विस्तार से बात करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे उन सभी छोटी बड़ी दिन भर की खबरों की भी और प्रदेश की देश की भी प्रमुख खबर से आपको अपडेट ज़रूर करवाएंगे। और 13 मई को क्या विशेष दिवस है इसके बारे में बताएंगे। मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की प्रमुख खबर से। तो आज की प्रमुख खबर दोस्तों जिस प्रकार से क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय रहे राष्ट्रवादी सरपंच, उनको दोस्तों आज जयपुर हाई कोर्ट की जो ब्रांच है उससे जमानत मिल चुकी है। और इतने दिनों तक वो छुप कर ही रहे थे। और दोस्तों जिस प्रकार से उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है विधायक बलवान पूनिया के एक लेटर के दुरुपयोग का और विभिन्न तरह की 8 धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उसके बाद में एक बार उनका अंतिम वीडियो राष्ट्रवादी सरपंच का आया था। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और उसने उस वीडियो में राष्ट्रवादी सरपंच जो कुलदीप रणवा है रतनपुरा के दोस्तों, उन्होंने बताया था कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, लेकिन वो जयपुर तो जा रहे थे, थाने जा रहा हूँ लेकिन वो थाने नहीं गए। उसके बाद में वो गायब थे और उसके बाद में चर्चा तरह तरह की यहाँ आ रही थी, लेकिन वो थाने में जाकर पेश नहीं हुए क्योंकि उनकी अग्रिम जमानत नहीं हुई थी और बार बार उनकी जमानत जो है वो निचली अदालतों से खारिज हो रही थी। उसके बाद में उनको बहुत बड़ी राहत मिली है जयपुर हाईकोर्ट की जयपुर जो बेंच है उससे। और अब संभवतः राष्ट्रवादी सरपंच खुलकर सामने आ सकते हैं और हो सकता है कस्बा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में उनका कोई स्वागत भी किया जाना सुनिश्चित हो, क्योंकि जिस प्रकार से बजरंग सारण ने पहले ये घोषणा की थी कि वो जब जयपुर से आएंगे वापस तो भादरा में उनका स्वागत किया जाएगा। तो दोस्तों इससे जुड़ी हुई खबर हमने आपको बताई। तो राष्ट्रवादी सरपंच के जो समर्थक हैं और उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं और कुल मिला के उनको जो अपना एक प्रकार से आइकॉन मान चुके हैं, उन बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग दोस्तों राष्ट्रवादी सरपंच की हो चली थी और वो सभी आज खुश होंगे। इसके अलावा दोस्तों आज भादरा क्षेत्र में इस प्रकार के परीक्षार्थियों को भटकते हुए देखा था जो पुलिस की भर्ती के लिए विभिन्न स्थानों पर जा रहे थे। दोस्तों 470 परीक्षा केंद्र राजस्थान में पुलिस की भर्ती को लेकर बनाए गए और 13 मई से लेकर 16 मई तक ये परीक्षाएं पुलिस की भर्ती को लेकर की जा रही है। और जिसमें परीक्षार्थियों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो 18,83,000 परीक्षार्थी दोस्तों परीक्षा देंगे। आज 13 मई है और आज बहुत से परीक्षार्थियों का आज कहीं सेंटर होगा और आज वो भटकते हुए देखे गए क्योंकि उनको कहीं जाने के लिए जो अपने सेंटरों पर जा रहे थे उनके लिए साधन वाहन नहीं मिल पा रहे थे दोस्तों। और उसके बाद में हमारे क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी लोग आगे आए और बजरंग सारण भी उनमें प्रमुख है, कार्तिक डूडी है, अनेकों ऐसे समाज सेवी लोग हैं वो आगे आए। एसडीएम महोदया से बात की, तहसीलदार जय कौशिक से बात की और भादरा और नौर के परिवहन अधिकारियों से स्टाफ से बात की और उसके बाद में उनकी व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई कि यहाँ से जयपुर की ओर और कई स्थानों पर बसें दौड़ाई गई और उन बसों में जो है परीक्षार्थियों को बैठ कर जाने में सुगमता हुई। तो कुल मिला के ये एक अव्यवस्था जरूर भादरा क्षेत्र में आज देखी गई थी। और पालिका टाउन हॉल में दोस्तों आज हाल ये था कि प्रशासन शहरों के संग अभियान चला है, लेकिन इस अभियान में कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। और ऐसे में दोस्तों एक वीडियोस भी हरिप्रकाश शर्मा जो वार्ड नंबर 7 के पार्षद हैं उन्होंने जारी किया था और उस वीडियो में आरोप लगाए गए थे कि बताया गया था समस्या के लिए वहां बताया जा रहा था, लेकिन वहां कोई अधिकारी नहीं थे। इस प्रकार से वीडियो की लोकेशन भी दिखाएगी। बहुत छोटा सा वीडियो था और एक समस्या को लेकर हरिप्रकाश शर्मा वहां गए थे और शिव शंकर जो कि वहाँ अभी इंचार्ज जिनके पास था उनसे बात की गई।
लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं लिख रहा। दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग भटकते हुए नगर पालिका में देखे जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी बाबू लोग आते ही नहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान में, तो काम काहे का होगा, कहाँ काम होगा। और इस प्रकार लोगों को भटकते हुए भी हमने देखा था। तो दोस्तों, एक और राजनीतिक से जुड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो मीनू बेनीवाल जो कि समाज सेवी है भादरा क्षेत्र के, और उन्होंने पूर्व में जो नेठराणा गौशाला है उसमें 1 करोड़ से कहीं अधिक का दान दिया था। दोस्तों, वो चर्चा का विषय, और उनको लेकर चर्चा का विषय इसलिए भी रहा है क्योंकि भादरा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में उनको माना जा रहा है। और चर्चा है दोस्तों, दौड़ में वो नहीं है, अभी उन्होंने खुलासा ही नहीं किया, किसी प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, किसी प्रकार से कोई घोषणा नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके नाम की चर्चा है क्योंकि बड़ा नाम है दोस्तों। और बड़े नामों की इस प्रकार से अगर क्षेत्र की विधानसभा में एक आध कार्यक्रम कर लेते हैं तो उनकी चर्चाएं होना स्वाभाविक भी है। और 14 मई से, कल से दोस्तों, उनकी भादरा के नेठराणा और परलिका में उनके कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम कैसे हैं, पीलीबंगा में भी है, जिले के कई अन्य और स्थानों पर भी है। तो ये कार्यक्रम किस प्रकार है, क्या मीनू बेनीवाल की मंशा है दोस्तों, ये देखने वाली बात है। और कुछ दिनों में संभवतः इस चीज़ से पर्दा भी उठ सकता है। तो एसटीपी से पाइपलाइन जोड़कर जिस प्रकार से गंदा पानी जो लंबी दूरी पर ले जाकर कस्बे से बाहर जो सिंचाई कृषि भूमि में ले जाया जाता है दोस्तों, उसका विरोध करते हुए आज अनेक लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया उपखंड कार्यालय में। और इसमें मांग ये की गई थी कि जो एसटीपी से जो गंदा पानी जोहड़ों से जाता है, नगर पालिका की तरफ से छोड़े जाते हैं ठेके दोस्तों, वो गंदा पानी इनका मानना है कि जो 10 बरानी जो हल्का है दोस्तों, और उसमें 300 मरबे ऐसे हैं जो कि इसके आसपास ही है, जो ये जोहड़ बना है जहाँ से पानी लेके जा रहे हैं। ये आसपास का जो रकबा है, मुरबा है दोस्तों, इसको 10 बिरानी के नाम से जानते हैं। और इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है और ये ड्राई एरिया है। तो यहाँ पानी लगाने की मांग उनके द्वारा की गई है ताकि नगर पालिका का ज़्यादा खर्चा ना लगे। बहुत लंबी दूरी पर पाइप ले जाकर ये पानी निकाला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिले और जो छोटे किसान हैं उनको भी कुछ आमदनी हो, उनके रोजगार भी उनको कुछ मिले। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए ज्ञापन आज कुछ लोगों द्वारा दिया गया है। और पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 7 के राजेश स्वामी और उनकी धर्मपत्नी जो कि वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ी थी माकपा की टिकट पर, संगीता स्वामी जो कि माकपा की प्रत्याशी रही है दोस्तों, उन्होंने एक ज्ञापन हाथीपुरा के लिए विधायक बलवान पूनिया को सौंपा है। और उस ज्ञापन में आरोप लगाया गया और ये मांग हाथीपुरा में दोस्तों रह रहकर काफ़ी वर्षों से उठ रही है कि हाथीपुरा की जो बस्ती है, उन बस्तियों के ऊपर से, घरों के ऊपर से 11,000 हाई वोल्टेज की लाइनें, विद्युत लाइनें गुजरती है। और दोस्तों, लोग छतों पर जाने से भी कतराते हैं, घबराते हैं। और ऐसे लोगों के लिए दोस्तों कम से कम छतों पर उनके घरों की चढ़ना बड़ा दुश्वार है और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान भी इसमें रखा जाता है। तो इस मांग को पूरा करने के लिए ये जो 11,000 की लाइनें लोगों की घरों के ऊपर से है, बस्तियों में से है, उस लाइन को अनिरंतर स्थापित करके ले जाने की मांग बार बार उठती है और इस बार भी की गई है। और इस मांग का विधायक बलवान पूनिया ने दोस्तों ज्ञापन लेते हुए आश्वासन भी दिया। राजेश स्वामी और उनके साथ जो लोग गए थे, विनोद शर्मा, सुरेंद्र सिंह, अशोक भार्गव और रुपेश सोनी आदि जो वार्डवासी थे, उन सभी को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का निदान मैं आपको करवाऊंगा। तो ये भादरा आसपास की खबरें। और दोस्तों, इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो मस्जिद जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसका प्रकरण पूरे देश में छाया हुआ है। और दोस्तों, कल से उसका सर्वे प्रारंभ होने जा रहा है क्योंकि 17 मई को सौंपनी है कंप्लीट सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को। और इसको लेकर आज जो डीएम है उनकी सभी पार्टियों के नेताओं से बात हुई
और चर्चा की गई उस विषय पर कि इस प्रकार से सर्वे होना है, किसी प्रकार की कोई विरोध की घटना वगैरह ना हो, और विरोध करने वालों के ऊपर भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कड़ी टिप्पणी की थी, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर वो विरोध करते हैं किसी प्रकार से सर्वे का। और दोस्तों इस सर्वे को लेकर जो ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अर्जी दी थी कि इस सर्वे को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, ये सर्वे ना किया जाए। और इस जो अर्जी थी, इस अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी आज, और कहा कि बगैर कागज़ पढ़े हम इस विषयों पर फैसला नहीं लेते, और ये सर्वे है जो वो हो रहा है उसको होने दीजिए। तो इस प्रकार से आज एक प्रकार से ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी को झटका भी लगा है। और जयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊं तो उस शिविर में कांग्रेस के तमाम बड़े और छोटे नेतागण चिंतन करने के लिए उदयपुर में राजस्थान में जमा है, और लगातार 2 दिनों से ये चिंतन चल रहा है। और उस चिंतन से जो खबरें आज भी निकल कर आई और कल भी चर्चा का विषय थी दोस्तों, उससे नहीं लगता कि कांग्रेस इस चिंतन में चिंतन कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी आपने मीडिया की खबरें देखी होगी, अखबारों की खबरें देखी होगी, टीवी चैनलों की खबरें देखी होगी, जिस प्रकार से चर्चा हुई प्रथम दिन चिंतन शिविर में, और नेताओं के जो बयान आए वहाँ से निकल कर, और प्रवक्ता सुरजेवाला आदि के बयान आए। ठीक है, सबसे पहले जो सोनिया गांधी का बयान आया था, और उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि अब पार्टी के लिए कुर्बानी करने का वक्त आ गया है दोस्तों, उसके मायने क्या निकाले जाए? उसके मायने अगर सीधे सीधे देखे जाए तो यही था कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार जो है वो पार्टी के प्रमुख पदों पर अपनी दावेदारी छोड़ सकता है, किसी दूसरे को ये पद सौंप सकता है जिस पद पर लगातार गांधी परिवार काफ़ी वर्षों से बना हुआ था। और कयास ये भी है, और भाजपा के अनेक विपक्षी दलों के भी आरोप थे कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में कोई भी बड़ा चेहरा नेतृत्वकर्ता के रूप में कांग्रेस के पास नहीं है। तो इसको लेकर भी संभवतः ऐसा बयान दिया होगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस में आज भी यही चाहता है कि कांग्रेस की बागडोर राहुल गांधी के हाथ में, और उनके नेतृत्व में ही अगला आम चुनाव जो है वो कांग्रेस लड़े। तो इस प्रकार से तो ये चिंतन नहीं हुआ दोस्तों। इसमें जो अन्य बयान उभर कर आए उसमें अशोक गहलोत का बयान ले तो दंगे जो देश में करवा रही है राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में वो भाजपा है, और भाजपा जहां जिन राज्यों में कर्नाटक में और राजस्थान में जैसे चुनाव है तो यहाँ भाजपा दंगे करवा रही है, इस प्रकार के बयान थे। और किसी भी प्रकार से चिंतन शिविर में दोस्तों, चिंतन शिविर का अर्थ क्या होता है? अपनी समीक्षा करना, चिंतन करना, अपनी नाकामियों को लेकर खुलकर बात करना, नेताओं से विचार विमर्श करना, उसके लिए ओपिनियन मांगना, नेताओं से जो है सुझाव मांगना और उसको दूर करना, और कैसे दूर किया जाएगा, इस प्रकार के चिंतन होते हैं। क्यों वोट बैंक कांग्रेस का खिसकता जाता है, और क्यों स्टेट दर स्टेट कांग्रेस हारती जाती है, क्यों कांग्रेस में नेता दर नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों पर चिंतन होना था। देश की किसी समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस रही है, और अभी भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का रुतबा भी कांग्रेस से खोती जा रही है। और कहीं ये ना हो कि आप जैसी पार्टी या कोई और संगठन मिलकर जो है ये विपक्ष का दर्जा कांग्रेस से छीन ले, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का चिंतन शिविर है उसमें चिंतन कम है, और भाजपा की आगे बढ़ने की रणनीतियां देखकर और उनकी लोकप्रियता देखकर घबराहट ज़्यादा नज़र आती है नेताओं की, और उनके बयानों से लगता है कि छटपटाहट, घबराहट कांग्रेस के नेताओं में साफ साफ है। दोस्तों ये कोई चिंतन नहीं हुआ। भाजपा देश की जीडीपी गिर रही है, ये बातें चिंतन में कही गई, और चिंतन में कही गई कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और देश का माहौल खराब हो रहा है। दोस्तों इन चीज़ों पर ज़रूर बात होनी चाहिए चिंतन शिविर में, क्योंकि चिंतन शिविर अपनी पार्टी का बेशक आप कर रहे हो, लेकिन देश के ऊपर भी चिंतन होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप चिंतन कर रहे हैं
उन उन चीज़ों को आप छोड़ रहे हो और देश की आप चिंता कर रहे हो जिस चीज़ के लिए और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो विदेशों में है दोस्तों, उसके लिए कांग्रेस चिंतन शिविर से जो बयान निकल कर आया वो ये था कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश की सेवा की और देश में शासन चलाया, और उसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं विदेशों में मान सम्मान मिल रहा है। तो ये मान सम्मान तो पहले भी नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को कितना मिला है जनता ने देखा है, अब किस प्रकार मिल रहा है ये भी जनता देख रही है, और किसको कितना कब किस प्रकार से मिला है, और देश के नागरिकों को कहाँ कहाँ कब किन एयरपोर्टों पर किन देशों में कितना मान सम्मान मिला है, वो भी दोस्तों देश की जनता ने देखा है, अब भी देखा है। ये समीक्षा तो जनता अपने आप कर लेगी और करती जा रही है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव आते हैं, आम चुनाव, उसमें जनता अपने इन्हीं चीज़ों पर चिंतन करते हुए अपना मत देती है। जिस किसी भी पार्टी के नेता को चुनती है वो अपना एक प्रकार से जो मत है वो देती है, अपना स्वतंत्र जो अधिकार है वो देती है। तो इसके ऊपर चिंतन ज़्यादा करते हुए कांग्रेस ने समय बर्बाद किया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जिस प्रकार से दंगे की लगातार राजस्थान में चर्चा हो रही है, और दोस्तों नौर हमारा पड़ोसी कस्बा है, उसमें जिस प्रकार से 2 लगातार घटनाएं, बड़ी घटना हुई और दूसरी घटना जो हुई उसको लेकर एहतियातन कदम भी उठाए गए, भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ तैनात की गई, और देश के प्रमुख सर्वोच्च पद पर आसीन पुलिस अधिकारी भी यहाँ दौरा करते हुए देखे गए। तो कुल मिला के यहाँ पुलिस की चिंता स्वाभाविक थी, और पुलिस ने बहुत शानदार कार्य करते हुए नौर कस्बे को एक प्रकार से हिंसा की आग में जाने से रोक लिया, हम यही कहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की घटना थी दोस्तों, सतबीर सहारण जो कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष है, उन्होंने जिस प्रकार से मंदिर के एक कोने के ऊपर जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के युवक बैठकर जो मंदिर में आने जाने वाली महिलाओं और युवतियों पर फबतियां कसते थे और ऐसी घटनाएं हरकतें कर रहे थे, उनको समझाइश के लिए सतबीर गए थे, और उनके बाद में उनके साथ जिस प्रकार की मारपीट हुई, उन पर हमला किया गया मिलकर काफ़ी लोगों द्वारा, उसके बाद में तनाव व्याप्त हुआ था, और उसके बाद में आक्रोश जनता का आपने देखा होगा। हमने भी साफ संदेश के चैनल पर इसके काफ़ी वीडियोस भी डाले हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को नियंत्रण में करना दोस्तों बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है, और पुलिस ने समझदारी से कार्य करते हुए, और दोस्तों आला अधिकारी पुलिस के नौर में उपस्थित रहे, और स्थानीय प्रशासन ने जनता के साथ मिलकर और लोगों के साथ, गणमान्यों के साथ मिलकर स्थिति पर जिस प्रकार से नियंत्रण पाया। और नौर भादरा राउतसर का इंटरनेट भी एक दिन के लिए बंद रखा गया। अब राउतसर व भादरा का इंटरनेट तो कल शाम को खोल दिया गया, लेकिन नौर का इंटरनेट अभी भी नहीं खोला गया। तो नौर में अभी भी एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और जिस प्रकार से दोस्तों एक के बाद एक राजस्थान में, मैं अगर जल्दी से आपको बताऊं तो दोस्तों दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। राजस्थान में 1950 में जून के महीने में दंगे भड़के थे। उसके बाद में 1982 में एक गणगौर मेले में छेड़छाड़ की घटना के बाद दंगे हुए थे। 1982 में ही बकरीद पर एक बार फिर दंगे हुए थे। इस साल 2 बार दंगे हुए थे। और उसके बाद में 1992 में बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया था, तो उसके बाद में देश में अनेक जगहों पर दंगे हुए थे। लेकिन छुटमुट की घटनाओं के दंगे वो हम मान सकते हैं, बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में भी कुछ ऐसी घटनाएं थी जो बहुत बड़ी थी, कुछ घटनाएं छोटी थी। जैसे नौर की घटना है, ये हम छोटी घटना मान सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर प्रशासन ने नियंत्रण स्थापित कर लिया, वरना ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि इन घटनाओं के पीछे कारक क्या है, और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्या तत्परता से होती है, और तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलती है, आगे के लिए क्या ऐसे लोगों को पाबंद किया जाता है कि इस प्रकार की घटना और इस प्रकार की घटना आगे ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सरकारें क्या काम करती है, किस प्रकार की जो है एहतियातन कदम उठाए जाते हैं, और किस प्रकार का चिंतन इस पर किया जाता है कि कहाँ गलती रहेगी, कहीं हम किसी चीज़ को दबा तो नहीं रहे,
कि ताकि दंगे कहीं और नहीं हो जाए। दोस्तों राजस्थान में तो यही देखा गया है, जिस प्रकार से अशोक गहलोत की लापरवाहपूर्ण नीतियां रही और मूल अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, उसके बाद में दंगे दर दंगे लगातार दंगों की घटना हुई। और ये नौर की जो घटना है, इसको आप अगर हिंसा की घटना ना भी ले तो अब तक 10 हिंसा की घटना भीलवाड़ा तक 10 मई को जो हुई थी उस तक हो चुकी है। और आगे भी ऐसी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन को सतर्कता के साथ और तत्परता के साथ कार्य जो है करने होंगे। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद में 1992 में जो दंगे हुए, उसके बाद में 2018 में दंगे हुए दोस्तों, कावड़ यात्रा पर पथराव के बाद में। और इसके बाद में 2019 में दशहरे पर जो कार्यक्रम थे उसको लेकर दंगे हुए थे। और बाद में जो है धार्मिक जो जुलूस है उनका कार्यक्रम जो चेंज करके उस पर कंट्रोल पाया गया था। और उसके बाद में 8 अक्टूबर को 2019 को टोंक में हुए थे, डूंगरपुर में 24 सितंबर को दंगे हुए, 12 में 11 अप्रैल को 2021 को दंगे हुए, उसके बाद में झालावाड़ को 19 अप्रैल को 2021 को दंगे हुए, उसके बाद में 2 अप्रैल को करौली में दंगे हुए, 7 अप्रैल को अजमेर में दंगे हुए, 17 अप्रैल को अलवर में दंगे हुए, 2 मई को जोधपुर में दंगे हुए, 10 मई को भरतपुर में दंगे हुए और 10 मई को ही भीलवाड़ा में दंगे हुए। और इसके बाद में नौर में लगातार 2 घटनाएं हुई। और दुष्कर्म की तो अनेकों घटना दोस्तों राजस्थान में आजकल अखबारों की, टीवी चैनलों की सुर्खियां आप बनते हुए देखते हैं। उन घटनाओं को तो ज़्यादा तवज्जो भी नहीं मिल पाती है दोस्तों, उनको लेकर तो जनता आक्रोश तक दर्ज नहीं करवा पा रही है। और जब पहले इस प्रकार की घटना होती तो दोस्तों पूरे देश में मोमबत्तियां लेकर जो है उस घटना का विरोध दर्ज करवाया जाता था। तो क्या हो गया इस देश को, क्या हो गया इस प्रकार की समाज को, वातावरण को दोस्तों। ऐसी दुर्घटना जो दुष्कर्म की घटना है उनके ऊपर प्रतिक्रिया बहुत कम लोगों की आजकल आती है, उनके ऊपर सबक भी नहीं सीखा जाता। और किसी प्रकार से पहले जो ज्ञापन देने की एक प्रकार से रीति परंपराएं निभाई जाती थी वो भी आजकल नहीं निभाई जाती। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है और दोस्तों इसके ऊपर विचार करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आपको मंडी के भाव, मौसम के मिजाज आपको बताएंगे। आज की खबरों में इतना ही, लेकिन 13 मई को आज क्या विशेष दिवस है ये मैं आपको ज़रूर जल्दी से बता देता हूँ। भारत में संसद का पहला सत्र आज के दिन 13 मई को 1952 को शुरू हुआ था दोस्तों। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति आज के दिन ही बने थे। और इसके अलावा 1998 में भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे दोस्तों आज के दिन। और इससे पहले भी 11 मई को 2 दिन पहले दोस्तों 3 परमाणु परीक्षण किए थे। और हम आपको बताएं तो उस दिन हमने बताया था कि 5 परमाणु बमों के परीक्षणों की ये श्रृंखला थी जिसको 2 दिन के अंतराल में पूरा किया गया था। तो ये भी पूरे विश्व के सैटेलाइटों की, राडार की नज़रों से बचते हुए भारत ने सफलतापूर्वक इसके परीक्षण किए थे। इसके बाद में भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म दोस्तों 1917 को आज ही के दिन हुआ था। और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना करने वाले आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर का भी जन्म दोस्तों 1956 को आज ही के दिन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको बताऊं मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव पर आते हैं। तो मंडियों के भाव से शुरुआत करते हैं दोस्तों बादरा से। तो आज बादरा में गेहूँ दोस्तों 2249 रुपये प्रति कुंटल बिकी है और चना बिका है 4612 रुपये प्रति कुंटल। सरसों बिकी है 6610 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्वार बिका है 5800 रुपये प्रति कुंटल बादरा में। और नौर में ग्वार बिका है दोस्तों 6090, मूंग बिके 5865, सरसों बिकी है 6800 रुपये, जबकि चना बिका है 4600 रुपये उच्चतम और तारामीरा बिका है 5522 रुपये उच्चतम। और जबकि अरंडी 7100, गेहूँ 2258 रुपये प्रति कुंटल और जौ के भाव आज 2547 रुपये प्रति कुंटल रही। सादुलपुर मंडी में राजगढ़ मंडी है हमारी नज़दीकी मंडी दोस्तों, ग्वार वहाँ 5970, चना 4680, मूंग के भाव 6100, मोट के भाव 6700 और गेहूं के भाव 2300 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि जौ के भाव 2750 रुपये और बाजरा के भाव 2240 रुपये और सरसों के भाव 7100 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि संगरिया मंडी में सरसों दोस्तों 6610 रही, ग्वार के भाव 6090 रहे। एलनाबाद मंडी में नरमा
12,700 प्रति क्विंटल रहा। ग्वार के भाव 5,611, सरसों के भाव 6767 और चना के भाव 4646 रहे, जबकि जौ के भाव 2650 और गेहूं के भाव 2150 एलनाबाद में रहे। और आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 12,800 प्रति क्विंटल रहा और ग्वार के भाव आदमपुर मंडी में 5,900 प्रति क्विंटल रहे। अरंडी के भाव 6770 प्रति क्विंटल रहे, जबकि हरियाणा की सरसा मंडी में नरमा 13,478 प्रति क्विंटल के भाव मिले और ग्वार के भाव यहाँ मिले 5790 और सरसों के उच्चतम भाव यहाँ मात्र 6725 ही मिले हैं। और इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज आज बताए तो 13 मई को आज टेम्परेचर 47 डिग्री का पारा छूकर निकला है दोस्तों। प्रचंड गर्मी आज दिन भर थी और ये पारा जो है वो 4:30 बजे तक 47 डिग्री का बना रहा। तो आज दिन भर प्रचंड गर्मी थी और 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही थी। उसके बावजूद प्रचंड गर्मी का कारण ये था कि बादल बिल्कुल भी नहीं थे, 0% बादल छाए हुए थे आसमान में। और कल भी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो दिन भर बादल 0% रहेंगे, बिल्कुल नहीं होंगे और रात्रि को भी बादल बिल्कुल नहीं होंगे। अर्थात कल भी आपको 47 डिग्री टेम्परेचर का जो प्रचंड गर्मी का भार है वो सहना पड़ेगा और उसकी प्रचंडता है उसको सहना पड़ेगा। तो सुबह सुबह कल 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि 11 उसके बाद में जो है वो टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा और उसके बाद में 39 से 45 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक आपको महसूस होगा और 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, बादल नहीं होंगे और रात्रि को भी 32 से 36 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर रहेगा। तो ये रहे दोस्तों मौसम के मिजाज के बारे में आज की खबरें। आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।